पे बात करेंगे। यूपीएससी के अंदर जब हम मार्क्स की बात करते हैं तो लगभग 1000 मार्क्स के करीब जीएस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि 1000 नंबर के लिए आप पढ़ते हो पूरा GS1, GS2, GS3 और GS4। 4 पेपर आप पढ़ाई करते हो, उसमें से हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, एथिक्स, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, केस स्टडीज, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। और 500 नंबर जो कि हमारा ऑप्शनल होता है, उसके लिए भी हम बहुत पढ़ाई करते हैं, है ना। आप उसके लिए आंसर राइटिंग करते हो, क्लासेस ज्वाइन करते हो, पता नहीं क्या क्या, खूब मेहनत करते हो, याद करते हो पूरा एक सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट याद करते हो, आंसर राइटिंग करते हो, लगा के टीचर्स को चेक कराते हो। और उसी के कंपैरिजन में 250 नंबर का आता है हमारा ऐसे पेपर या निबंध का पेपर। और इस ऐसे पेपर यानी 250 नंबर के लिए अक्सर बच्चे कुछ ना पढ़ाई करते, ना कोई तैयारी करते, बस थोड़े दिन चिंता करते करते एक दिन बस मुंह उठा के पेपर देने चले जाते हैं। हमें कोशिश करनी है कि जितने नंबर हैं उसी के अनुरूप हम लोग अपनी मेहनत भी करें, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि मेहनत उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए जिस अकॉर्डिंग हमें उसका फायदा मिल रहा है। यानी फायदा यहाँ पे यानी कि मार्क्स। अगर 1000 नंबर के लिए मैं 4 घंटे दिन में पढ़ाई करूं तो उसी के हिसाब से ऑप्शनल के लिए 2 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, और उसी के हिसाब से 1 घंटा ऐसे के लिए भी निकलना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन क्या हम 1 घंटा ऐसे की तैयारी को देते हैं? अक्सर नहीं देते। अक्सर हम क्या करते हैं, ऐसे तो बस यूं ही चला जाता है बिना किसी तैयारी के। आप बिना तैयारी करे एक दिन बस ऐसे लिखने चले जाते हैं, उससे हमें बचना है। हमें अब उसकी तैयारी को बड़ा स्ट्रीमलाइन तरीके से तैयारी करनी है। लेकिन अक्सर बच्चे पूछते हैं कि मैम तैयारी करें कैसे, ऐसी क्या चीज पढ़ें कि हम ऐसे लिख पाए। देखिए, पहले तो ये समझते हैं कि ऐसे होता क्या है। ऐसे एक तरीके से आपकी एक कोशिश है कि जो आपको टॉपिक मिला है उस टॉपिक की आप थीसिस बनाएं, उसके बारे में लिखें और उसे प्रूव करें। यानी आपका जो टॉपिक है उसको पूरा डीपली एक्सप्लेन करें, उसको बहुआयामी बनाएं, उसको मल्टी डायमेंशनल बनाएं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि एक ही टॉपिक को आपने मल्टीपल एंगल्स से सोच के, मल्टीपल एग्जांपल्स, एनेक्डोट्स को जोड़ के एक इतनी सुंदर सी रचना करी हो कि जब कोई व्यक्ति आपका ऐसे पढ़े तो वो ऊपर से आखिरी शब्द तक पढ़ता हुआ चला जाए और कहीं पर अटके नहीं, कहीं पर उसको बोरियत महसूस ना हो, बल्कि उसको ऐसा लगे कि जैसे कि एक बात करने के तरीके से या एक इस तरीके की रचना है कि मैं पढ़ता जा रहा हूँ और जो टॉपिक है वो मुझे समझ आता जा रहा है और जब तक अंत हो उसके मन में ये भावना आए कि उसे समझ आ गया है। इसीलिए अगर हम बात करते हैं कि हमारे ऐसे में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जरूरी है यूपीएससी के ऐसे के लिए, पहला टॉपिक सिलेक्शन। हमारा जो टॉपिक है वो हम किस तरीके से उसका चुनाव करें कि वो टॉपिक हमारी कैपेबिलिटीज के अनुसार हो, कि हम उसको सबसे अच्छा कैसे लिख पाएंगे। क्योंकि लगभग जितने भी टॉपिक आते हैं सुने सुनाए आते हैं, ऐसा तो कोई सा भी टॉपिक नहीं होगा जिसे आप बिल्कुल ही ना लिख सकें। लेकिन अब हमें ये विश्लेषण करना है कि ये टॉपिक पे मैं कितना लिख सकती हूँ या कितना लिख सकता हूँ, मुझे इसके बारे में कितने एग्जाम्पल्स याद हैं। इसको करने के लिए, इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको कम से कम 10 मिनट देने चाहिए, ताकि आपका जो निबंध का चुनाव है वो सही हो। सही निबंध को चुनाव कर लेने से आपकी आगे की जो स्ट्रगल्स हैं, आगे की जो परेशानियां हैं वो कम हो जाती हैं। टॉपिक के सिलेक्शन के बाद हम उसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि हम अब अपना दिमाग चलाते हैं, अपने दिमाग में अलग अलग से जो स्टोर करी हुई चीजें हैं, हमने जो GS1 में पढ़ा था, 2 में पढ़ा था, 3 में पढ़ा था, 4 में पढ़ा था, या हमने और जो एक्स्ट्रा रीडिंग करी, हमने कोई ऐसे की किताब लिखी है उसको हमने पढ़ा, हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। इन सब जगहों से हमने जो हमारे दिमाग में स्टोरीज, एनेक्डोट्स, आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास दिमाग में है, उन्हें हमने एक जगह पेपर पे उतारने की कोशिश करी, क्योंकि वो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे लेकिन वो एक सीक्वेंस में नहीं आ पाते। इसीलिए हम क्या करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि हम एक रफ पेपर लेते हैं और जो जो हमारे दिमाग में आता जाता है कि ये स्टोरी आ गई, यहाँ पर हम इस बारे में बात कर सकते हैं, इस बारे में बात कर सकते हैं, तो ऐसा करते करते आप बहुत सारे पॉइंट्स जितने आपको समझ में आते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। ऐसे में कुछ अप्रोचेस होती हैं, जैसे एक अप्रोच होती है सिलेबस। मान लीजिए हमारा एक टॉपिक है, कोई सा भी टॉपिक हमने यहाँ पे लिया, एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। ये मैं बहुत सिंपल सा इसलिए ले रही हूं क्योंकि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, अगर हम सिलेबस के हिसाब से जाएं तो सबसे पहले क्या आता है, एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के अंदर भाई पुराने समय में कैसा एजुकेशन सिस्टम था, मिडीवल समय में कैसा था, मॉडर्न समय में कैसा था, क्या हम लोगों को नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज के विषय में हम लिख सकते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर हमारा आ जाता है, क्या दुनिया के अंदर एजुकेशन के क्या क्या मॉडल्स रहे हैं। सिर्फ हिस्ट्री से ही देखिए हम कितने सारे पॉइंट्स जनरेट कर पाए, सिर्फ हिस्ट्री से, है ना।
हमने यहाँ पे एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वर्ल्ड, और यहीं से हम पोस्ट मॉडर्न यानी मॉडर्न, हमारी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी और ये सब, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। सिर्फ हिस्ट्री से देखिए हमने कितने सारे पॉइंट्स जनरेट कर लिए एजुकेशन पे। उसी के बाद सोसाइटी, वुमेन एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस, यहां से हम पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे जितना भी सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक्स है सब पे पॉइंट्स जनरेट हो सकते हैं। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन, हमें पता है सदर्न स्टेट्स ज्यादा एजुकेटेड है, ज्यादा वहां पे पढ़ाई बेहतर है और ज्यादा लिटरेसी रेट है, जबकि हमारे जो बिहार, यूपी और ये नॉर्दर्न स्टेट्स हैं यहाँ पे एजुकेशन का जो स्तर है वो थोड़ा सा हल्का है। तो अब एक ज्योग्राफी के हिसाब से भी हमने उसको समझ लिया। हिली एरिया पे मुश्किल होते हैं स्कूल होने, इसीलिए वहां पे एजुकेशन कम हो पाती है। अर्बन एरियाज में ज्यादा होते हैं, रूरल एरियाज में कम होते हैं। तो एक वो एक डिवाइड आपके हाथ में आ गया। सिर्फ एक पेपर हुआ है अभी। अभी इसके बाद हम जब सेकंड पेपर पे जाएंगे तब देखिए हम कितने सारे पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। क्या एजुकेशन से रिलेटेड कोई हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? क्या हमारे संविधान में किसी आर्टिकल के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात करी गई है? गवर्नेंस, क्या एजुकेशन से रिलेटेड एनजीओस, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे लोग काम करते हैं? हमारे पास लीगल बेसिस क्या है? क्या हमने कोई पॉलिसी बनाई है? अगर पॉलिसी बनाई है तो इन पॉलिसीज का हुआ क्या? अलग अलग समय पे हम एजुकेशन पॉलिसी लेकर आते रहे, उनसे क्या क्या बदलाव आया? फिर इंटरनेशनल, क्या हमारे पास इंटरनेशनली कुछ मॉडल्स हैं आईआर से रिलेटेड जो एजुकेशन के विषय में बताएं? जैसे कि सिंगापुर मॉडल है। क्यों ऐसा है कि हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज जो हैं वो टॉप 100-200 में नहीं उतने अच्छे से आ पाती, उतने अच्छे नंबर्स नहीं है हमारे पास, जबकि हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT, चाइना की भी 3-4 यूनिवर्सिटीज हैं। यानी कि जो हायर एजुकेशन है उसकी क्वालिटी के लिए अगर हम एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। यहीं पे जब हम एनजीओ की बात कर सकते हैं तो हम एसर की बात कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि एसर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बार बार लर्निंग आउटकम्स पे रिपोर्ट निकालती है, तो हम वहाँ के डेटा को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हम ये क्या कर रहे हैं? व्हाट इज दिस? दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीकों से ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का या पॉइंट्स निकालने का अपने ऐसे के लिए एक तरीका है। उसी तरीके से जब हम पेपर 3 पे जाएंगे तो हम बजट की बात करेंगे कि भाई कितना बजट एजुकेशन के लिए मिलता है, कितना बढ़ाया जाना चाहिए, क्या हमें अलग अलग तरीके की जो एजुकेशन है उसमें स्टेम, साइंस, टेक, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टेम एजुकेशन के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्या एग्रीकल्चर से रिलेटेड एजुकेशन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये सारी नई नई विधाएं खुलती जाएंगी हमारे पेपर 3 से भी। फिर एथिक्स, तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, उसके अंदर हमारी एथिकल पॉलिसी क्या होनी चाहिए, टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिलेशन कितना बायस होता है, इस विषय पे बात होनी चाहिए। अब सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ सिलेबस से ही हम इतने सारे पॉइंट्स जनरेट कर पाए। तो अक्सर ये जो प्रॉब्लम होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, इसका एक ये तरीका है। मैं चाहूंगी कि अब आप इस ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्टिविटी को खुद करके देखिए। हमने एक सिंपल से उससे स्टार्ट किया है, आप भी चाहे तो शुरुआत में एक सिंपल से ऐसे से शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे यूपीएससी के, और अगर आप देखेंगे यूपीएससी के जो पुराने सालों के कुछ ऐसे हैं वो बहुत सिंपल रहे हैं, उनसे आप शुरुआत करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करके देखिए। और ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद अगला स्टेप जो हमें करना है वो है नंबरिंग करना, कि मैं ये पहले लिखूंगी, ये बाद में, ये उसके बाद, फिर चौथा पॉइंट यहाँ से, छठा, सातवां, आठवां। इससे क्या होता है, जैसे ही आपने अपने पॉइंट्स को, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग को नंबर किया कि यहाँ से कहानी को यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ से ऐसे बनाएंगे, तो उससे आपका पूरा जो ऐसे है वो एक फ्लो में आ जाता है। ठीक है, तो इस फ्लो को बनाए रखेंगे हम इस नंबरिंग से, और फिर हम लिखना शुरू करेंगे। लेकिन एक कहावत है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं है। तो आप कितनी भी वीडियो देख लीजिए कि निबंध कैसे लिखा जाता है, कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करी जाती है, लेकिन जब तक आप खुद स्वयं अपने हाथों से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके नहीं देखेंगे, ये प्रायोरिटाइजेशन करके नहीं देखेंगे, या नंबरिंग अंक डाल के किसको ऊपर लिखना है किसको नीचे लिखना है ये करके नहीं देखेंगे और ऐसे नहीं लिखेंगे, तब तक ऐसे लिखना नहीं आ सकता। तो इसीलिए एक बार कोशिश करके देखिए। अच्छा, ऐसे लिखने का अपने ऊपर कोई दबाव मत रखिए, कोई दबाव नहीं है, सिर्फ ऐसे लिखिए। कोशिश कीजिए जैसा भी लिखा जा रहा है, जैसा भी वैसा ऐसे लिखिए। उस पर अच्छा, घटिया, बेकार, बहुत अच्छा, इस सबके लेबल मत लगाइए। पहले 10 ऐसे बिना किसी जजमेंट के लिखने चाहिए। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप ऐसे लिखने की शुरुआत करें। मैं चाहूंगी कि एक बार शुरुआत होगी तो इसके आगे भी हम पढ़ेंगे कि कैसे ऐसे को और बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन इस क्लास में सिर्फ शुरुआत करिए। एक टॉपिक लीजिए, देखिए कि किस टॉपिक में आप ज्यादा पॉइंट्स बना सकते हैं, ले सकते हैं, और उन टॉपिक्स को ब्रेनस्टॉर्म करके, किसी एक टॉपिक को ब्रेनस्टॉर्म करके नंबर डाल के उसकी कहानी बना के लिखना शुरू कीजिए। और अगर आप लिख लें तो मुझे बताइए कि हमने लिख लिया है। इससे मुझे खुशी होगी और मुझे ये जैसे कहते हैं ना, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अगली वीडियो और बनाऊं कि और अच्छे से आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं।